गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, हमें ये संभावना है जो है कि आप लोग बड़े स्वस्थ और सुरक्षित और अपनी जो है स्टडी के लिए जो है आप लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। इसके लिए आप लोग को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी करिए और अपने ज्ञान को अक्सर बढ़ाते रहिए, क्योंकि बिना स्टडी के जो है आप किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते हैं छात्रों। ठीक है, आज जो छात्रों जो है बीएससी एजी आपके 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो है हम जो सब्जेक्ट है आपका मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट टू प्लांट। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा पौधा है वो अपने पोषक तत्वों को परिवहन तंत्र के द्वारा जो है अपनी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि किस माध्यम से पौधा अपने पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और किस तरीके जो है जड़ से पत्ती तक जो है या मेन जो है क्या कहते हैं पत्तियों के नोक तक जो है कैसे पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है, आज इसके विषय में छात्रों जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अगर पहुंचाते हैं जो है तो वो हम किसी माध्यम या ट्रांसपोर्ट के द्वारा या परिवहन के द्वारा ही जो है हम किसी भी जो है वस्तु हो या पोषक तत्व हो या पानी हो उसे जो है किसी माध्यम के द्वारा ही जो है हम उसे एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं जो है, तभी हमारा पौधा उसे अच्छे तरीके से उपयोग करके अपने पौधों का विकास अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आइए स्क्रीन पर चलते हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं जो आपका टॉपिक है। जैसे पौधों में परिवहन का जो एक सिस्टम होता है छात्रों जो है वो हम आपको बतला रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है। पेड़ जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पानी को अपनी जड़ों से पत्तियों की नोक तक पहुंचाता है। इसे जो है ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, मतलब परिवहन तंत्र कहा जाता है कि जिसके द्वारा जो है हम अपने मुख्य पोषक तत्वों को जो है जड़ों से लेके जो है पत्तियों के नोक तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद जो है पौधों में परिवहन के मामले में सबसे बड़ी बाधा पानी है, क्योंकि यह विकास में एक सीमित कारक बन जाता है। ठीक है, बिना पानी के आप कोई भी पोषक तत्व का जो है आप परिवहन तंत्र नहीं कर सकते हैं छात्रों जो है, उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है जो है, क्योंकि जल के द्वारा ही सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। बिना जल के कोई भी चीज़ें आपकी जो है संभव नहीं हो सकती हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद इस समस्या को दूर करने के लिए पेड़ों और अन्य पौधों में पानी के अवशोषण और स्थानांतरण की उत्तम व्यवस्था होती है, जो कि पानी के द्वारा ही छात्रों जो है ये संभव हो सकता है। फिर उसके बाद पौधों में नलिकाओं का एक विशाल नेटवर्क होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो एक कोशिकाओं के अंदर ये अपनी परिवहन को चलाते हैं और पोषक तत्वों को जो है क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है इन दोनों माध्यम से फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से जो है हम किसी भी पोषक तत्व को जो है जड़ क्षेत्र से लेके पत्ती के नोक तक पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद यह परिसंचरण तंत्र की तरह है जो पूरे मानव शरीर में रक्त का परिवहन करता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है हम अपने पोषक तत्वों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित करते हैं। मतलब इसका अर्थ यही है छात्रों जो है कि हम किसी
परिसंचरण तंत्र की तरह ही जो है हम अपने मानव शरीर में रक्त का परिवहन करते हैं और वैसे ही हम अपने पौधों में भी जो है परिवहन करते हैं। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद मनुष्यों में संचार प्रणाली के समान जाइलम और फ्लोएम ऊतक पूरे पौधों में फैले होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। फिर उसके बाद ये संवाहक ऊतक जड़ों से निकलते हैं और पेड़ों के तनों से होते हुए ऊपर बढ़ते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो संवाहक ऊतक हैं ये जड़ों से निकलते हैं और पेड़ों के तनों से होते हुए ऊपर जो है बढ़ते रहते हैं। मतलब जड़ क्षेत्र से वो आगे चलते रहते हैं और जो भी पौधों की टहनियाँ हैं या पत्तियाँ हैं उन्हें एक समान रूप से जो है पोषक तत्वों को जो है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है परिवहन तंत्र के द्वारा वो पहुंचाते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में वे शाखाओं में बढ़ जाते हैं और फिर मकड़ी के जाले की तरह प्रत्येक पत्ते में भी अधिक शाखाएं बना देते हैं, जो कि जाइलम फ्लोएम के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती है छात्रों। फिर उसके बाद पौधों के मामले में परिवहन 3 स्तरों पर होता है। जो पहला हम बता रहे हैं, किसी पदार्थ का एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक परिवहन। फिर उसके बाद फ्लोएम जाइलम के भीतर रस का लंबी दूरी तक परिवहन। फिर व्यक्तिगत कोशिकाओं द्वारा विलय और पानी को छोड़ना और ग्रहण करना। इन तीनों माध्यम के द्वारा जो है हम पौधों में पोषक तत्वों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेकिडस और वेसल्स के बीच जो एक अंतर होता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि पौधों में जल शोषण का एक तरीके से आपको अंतर मिलेगा। फिर पौधों द्वारा पानी 2 प्रकार से अवशोषित किया जाता है। पहला जो है आपका सक्रिय अवशोषण, जो पहला जो पानी 2 प्रकार से अवशोषित करता है अपने पोषक तत्वों को, वो पहला जो हमारा है वो आपका सक्रिय अवशोषण है। उसके बाद आगे जो है असक्रिय अवशोषण भी है। 2 प्रकार से ये अपने पोषक तत्वों को जो है अवशोषण करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सक्रिय अवशोषण के मामले में पानी सिंप्लास्ट के माध्यम से चलता है और यह प्रसार दबाव घाटे में परिवर्तन के अनुसार अवशोषित होता रहता है। अवशोषण की दर धीमी है। इसमें असमाटिक और गैर असमाटिक बल जो है शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा जो है हमारे पोषक तत्वों को जो है एक तरीके से बल मिलता है कि वो आगे बढ़ के सभी टहनी और पत्ती और पत्तियों में फूलों में अपने पोषक तत्वों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं या फैलाते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नमी और तापमान पर अक्सर पड़ जाता है। पानी के अवशोषण के लिए आवश्यक जो बल मुख्यतः होते हैं वो जड़ कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। यदि चयापचय अवरोधकों का उपयोग किया जाए तो जल अवशोषण की दर में भी कमी आएगी। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि पहला सक्रिय था, अब निष्क्रिय आपको बता रहे हैं जो अवशोषण करता है उसे हम बता रहे हैं कि जो पानी के माध्यम से जो है पोषक तत्वों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है वो पहला है सक्रिय अवशोषण, दूसरा है निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है। जो मैंने सक्रिय अवशोषण के विषय में आपको बताया, अब हम आपको जो है निष्क्रिय अवशोषण के विषय में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। अवशोषण की दर तेज या तेजी से वाष्पोत्सर्जन के वाले पौधों में होता है। पौधों की गति एम्पोप्लास्ट के माध्यम से होती है और यह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण अवशोषित होती है और यह जाइलम रस में पैदा हुए तनाव के कारण बनता है छात्रों। फिर उसके बाद अवशोषण की दर काफ़ी हद तक वाष्पोत्सर्जन की दर से निर्भर करती है। फिर पानी के अवशोषण के लिए आवश्यक बल मुख्य रूप से मेसोफिल कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, जो कि आपके ये निष्क्रिय जो है अवशोषण में ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद
सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन के बीच में क्या अंतर है वो हम आपको बतला रहे हैं कि पौधों में परिवहन में अंतर आता है। पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन दो प्रकार की संवाहक ऊतकों के द्वारा होता है। जो पहला है जाइलम, फिर फ्लोएम जो है, इसके द्वारा हमारा पोषक तत्व जो है पानी के माध्यम से जड़ क्षेत्र से और पत्तियों की नोक तक पहुंचता है। फिर उसके बाद जाइलम एक लंबी निर्जीव ट्यूब है जो जड़ों से तने के माध्यम से पत्तियों तक चलती है। फिर पानी को जड़ के बालों द्वारा अवशोषित किया जाता है और परासरण द्वारा कोशिका से कोशिका की गति होती है जब तक कि यह जाइलम तक नहीं पहुंच पाता है। फिर यह पानी जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वाष्पित हो जाता है। फिर जाइलम भी फ्लोएम की तरह लंबी कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम जड़ों से सभी पौधों के हिस्सों तक पानी पहुंचाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है, जो कि जाइलम के द्वारा ही जो है सभी पौधों को जो है सभी स्थानों या टहनियों या कोशिकाओं या पत्तियों या फूलों या जड़ों तक जो है पानी जो है आपके जो है जाइलम के द्वारा ही जो है जिम्मेदार होता है, वही ही जो है पानी को पहुंचाता है। फिर उसके बाद वे इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि एक ही पेड़ में बहुत सारे जाइलम ऊतक होते हैं। फिर आपका आता है फ्लोएम जो है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा उत्पादित पोषक तत्वों और शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट को पौधों के उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो चया उपचय के रूप में सक्रिय है। ठीक है छात्रों। फिर यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं की दीवारें कोशिकाओं के सिरों पर छोटे छोटे छेद बनती हैं जिन्हें हम छलनी प्लेटें भी कहा जाता है। फिर उसके बाद पौधों में परिवहन के जो साधन है वो हम आपको बतला रहे हैं। जो तीन जो है साधन होते हैं, सुविधा विस्तारण जो है मतलब विसरण, फिर सक्रिय ट्रांसपोर्ट और प्रसार। ये तीन माध्यम से जो है आपके पौधों में पोषक तत्वों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद यह एक परिवहन प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का कोशिकाओं से कोशिका या पौधों के एक भाग से कोशिकाओं तक निष्क्रिय संचालन शामिल होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा व्यय शामिल नहीं है। फिर यह अणु अनियमित तरीके से चलते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह पदार्थ उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर बढ़ता है। पौधों के मामले में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन प्रसार है। प्रसार की दर तापमान, दबाव, मुख्य रूप से सांद्रता की प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा क्या कहते हैं प्रसार है, ये हमारे सांद्र क्षेत्रों को जो है उच्च जो सांद्रता होती है या उच्च तापमान होता है उसे निम्न तापमान की ओर ले जाता है, जो इसका मेन जो है वर्क है, कार्य है। फिर उसके बाद आपका सुविधा विसरण आता है। प्रसार की प्रक्रिया के लिए ग्रेडियंट एक महत्वपूर्ण घटक है, इसीलिए बड़े पदार्थों की तुलना में छोटे पदार्थों का प्रसार तेजी से होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एवं निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें एंटीपोल्ट, यूनिपोल्ट और सेमपोल्ट जो है ये शाखाओं में सम्मिलित होते हैं जिसके द्वारा हमारा परिवहन होता है। फिर एंटीपोल्ट प्रोटीन विलेय पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाकर उनका आदान प्रदान करता है। फिर उसके बाद यूनिपोल्ट प्रोटीन का मुख्य कार्य एकल विलेय के झिल्ली के पार ले जाना है। समपोल्ट प्रोटीन दो अलग अलग विलेय को एक साथ एक ही दिशा में स्थानांतरित करता है। मतलब जो आपका सुविधा विसरण है इसके माध्यम से जो है हमारा प्रोटीन या एमिनो एसिड जो होता है वो हमारे पौधों के कोशिकाओं में जो है विसरण करता है सुविधा के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है छात्रों। फिर आपका आता है सुगम प्रसार जिसे आप सक्रिय ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सक्रिय परिवहन अणुओं को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पंप करता है। यह पंप को चलाने के लिए एटीपी की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फिर एटीपी ए विशेष गेटवे अणु को फास्फेट दान
करता है, जो फिर झिल्ली में वांछित अणु को पंप करता रहता है। और वो जब पंप करता है तो हमारा जो पोषक तत्व होती हैं, जो कोशिकाओं में प्रोटीन्स होते हैं, वो धीरे धीरे जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते चले जाते हैं। फिर आता है श्वेत। श्वेत का मतलब ये हुआ कि जो हमारा परिवहन, पौधों में परिवहन के लिए जिम्मेदार प्रेरक बल होते हैं, वो किस तरीके बल लगाकर जो है पौधों के पोषक तत्वों को धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई भागों में जो है डिवाइड करते रहते हैं या बांटते रहते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कि पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार प्रेरक शक्तियों में शामिल है जो स्वेद है। पृष्ठ तनाव के बल को कम करता है, जल क्षमता का प्रवणता करता है, पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का बल को जो है संतुलन बना के रखता है। फिर उसके बाद जल के ग्रहण और परिवहन के पीछे वाष्पोत्सर्जन प्रेरक शक्ति जो है अपना एक बल लगाता रहता है। यह रंध्र नामक छिद्रों के माध्यम से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। यह वाष्पित हो चुके पानी को प्रतिस्थापित करके खिंचाव पैदा करता है। जाइलम ऊतकों में यह खिंचाव एकजुट बलों के कारण नीचे तक फैलते रहते हैं। जड़ों में होने वाले इस नकारात्मक जल दबाव के परिणाम स्वरूप अंततः मिट्टी से जल ग्रहण करने में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आती है, जो सतही तनाव का एक बल मिलता है। जैसे जैसे पानी की फिल्म अधिक अणु वाष्पित होते हैं, मेनिस्कस की वक्रता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह का तनाव बढ़ जाता है। तनाव को कम करने के लिए आसपास की कोशिकाओं से पानी इस क्षेत्र की ओर खींचा जाता है। फिर उसके बाद जल क्षमता और प्रवणता को किस तरीके बल मिलता है। जल क्षमता प्रवणता के कारण पानी जड़ों से पत्तियों की ओर बढ़ता है। जल संभावित प्रवणता जड़ों के आसपास के पानी में सबसे अधिक अपने स्पंज को दिखाता है और स्पंजी पेरिइंकाइमा के भीतर वायु क्षेत्र में सबसे कम होता है। फिर जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का बल किस तरीके काम करता है। पानी के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपके रहते हैं। उपरोक्त बलों को जाइलम के भीतर हाइड्रोजन बांड के माध्यम से पानी के अणुओं का तक संचारित किया जाता है। फिर उसके बाद मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो जल है उसके द्वारा हम अपने पौधों या शरीर में जो हमारा रक्त चलता है वो एक तरीके से बिना पानी के जो है छात्रों संभव नहीं हो सकता है। और पौधों में जो है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है हमारे पोषक तत्वों को जो है जड़ के द्वारा अवशोषित करके और तनों के नोक तक पहुंचाया जाता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।